हेलो DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से शॉर्ट से लॉन्ग जर्मन सेंटेंसेस बना सकते हैं। So, los geht's! जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें जर्मन सेंटेंसेस क्यों चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्पीकिंग के लिए सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है और उसके अलावा जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए ताकि आप अच्छी सी स्पीकिंग करके मार्क्स ले सकें। A1 और A2 लेवल बेसिक होते हैं, तो इसलिए हमें इनमें सेंटेंसेस भी शॉर्ट, सिंपल और बेसिक बनाने होते हैं। लेकिन B1 से ऑनवर्ड्स हमें लॉन्गर सेंटेंसेस को समझना, उनको बोलना और उनको लिखना आना चाहिए। जर्मन वर्ड्स को सीखकर अगला स्टेप ये होता है कि उनको कंबाइन करके हमें सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। लेकिन अगर हमें उसका पैटर्न समझ ना आए तो हम सेंटेंसेस नहीं बना सकेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम फिर जर्मन लैंग्वेज में बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस से हम मूव करेंगे लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो किन पार्ट से मिलकर बने हैं, और आपको इस बात का ऑलरेडी आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेस में वर्ब्स होते हैं, क्योंकि वर्ब्स ही इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस में क्या एक्टिविटी हो रही है, और ये भी ज़रूरी है कि वो कौन शख्स है जो कि वो एक्टिविटी कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से दो पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हर सेंटेंस में ज़रूर होंगे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो कि है इश ल्याने। इश यहाँ पर नॉमिनेटिव है, यानी कि जो कि काम कर रहा है, और ल्याने वर्ब है। अब इन दोनों वर्ड से हमें पता चल गया कि मैं सीख रही हूँ, लेकिन क्या सीख रही हूँ? तो इस सेंटेंस को हम आगे और एलिमेंट्स अटैच करके इसको ज़्यादा मीनिंग्स दे सकते हैं, जैसे कि हम अभी देखने लगे हैं। इश ल्याने डॉइच, मैं जर्मन सीख रही हूँ। तो ये जो डॉइच है, ये वैसे तो एक नाउन है, लेकिन इसको हम किस तरह से डिफरेंट केसेस में डिवाइड करेंगे वो हम अभी देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है इश habe einen Computer। यहाँ पर haben वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाया गया है और दो एलिमेंट्स हैं, एक नॉमिनेटिव है और एक आकुजाटिव है। आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये याद रखिएगा कि वर्ब haben के बाद हमेशा आकुजाटिव केस आता है। तो हम इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे और अब हम बनाएंगे एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव तीनों केसेस आते हैं। Ich gebe dir einen Computer। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आया डाटिव और ये आया आकुजाटिव केस। अब आप ये देखें कि जर्मन लैंग्वेज में यही सीक्वेंस फॉलो होती है कि नॉमिनेटिव के बाद वर्ब लगता है और उसके बाद डाटिव केस और उसके बाद आकुजाटिव केस। लेकिन ये उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब एक ऐसा वर्ब यूज़ किया जाए जो कि अपने बाद दोनों केसेस फॉलो करे, तो सीक्वेंस ऐसी ही होगी। जैसे अगर आप इस तरह बोलें इश गेबे einen Computer दिया, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। इसी तरह जैसे इश गेबे दिया einen Euro, तो वो भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें इश गेबे einen Euro दिया oder ich gebe einen Euro ihm, मैंने 1 यूरो दिया उस लड़के को। तो इस तरह से आपने सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना होता है कि किस तरह से एक सेंटेंस में केसेस फॉलो करेंगे, तो उसी तरह आपने उसको स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ करना होता है। यहाँ पर नोट करने का इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटेंसेस बनाने के लिए हर चीज़ स्टार्ट होगी एक वर्ब से। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट का टाइम है, और वो ये है कि जर्मन लैंग्वेज में बहुत ही कम ऐसे वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ नॉमिनेटिव होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि आकुजाटिव फॉलो करते हैं अपने बाद। कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि अपने बाद डाटिव केस फॉलो करते हैं। इन सब पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक्स सीख रहे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं लिंक भी कर दूंगी। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बाद दोनों केसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर गेबन की एग्जाम्पल देखी।
तो अगर आप सबसे पहले अपनी बेसिक ग्रिप बनाना चाहते हैं, जर्मन सेंटेंसेस पर अच्छी कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्ब्स को उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली याद करें कि कौन सी कैटेगरी का वर्ब किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। डाटिव वर्ब्स के बाद आप हमेशा डाटिव केस फॉलो करेंगे, तभी आप ग्रामेटिकली करेक्ट जर्मन लिखेंगे और बोलेंगे। जैसे कि इश हेल्फे डिया होता है, इश हेल्फे डिश नहीं होता। अब हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंसेस में अगर हमने प्लेस और टाइम को इंडिकेट करना है तो किस तरह से सेंटेंसेस मॉडिफाई होंगे। एक एग्जांपल आपके सामने है, इश वोने इन खील। इस स्पेस से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये वही दो चीज़ें हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की, यानी कि ये वर्ड नॉमिनेटिव है और ये वर्ब है। उसके बाद आ गया एक प्रेपोजिशन और उसके बाद आई एक प्लेस। तो ये तो प्लेस का हो गया। अब हम देखते हैं कि टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे और उसमें कैसे कैसे हम चेंजेस करके करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगर दोनों एलिमेंट्स आपने इंडिकेट करने हैं, यानी कि टाइम फैक्टर और प्लेस, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। Seit 5 Jahren wohne ich in Kiel। 5 सालों से मैं रह रही हूँ कील में। तो यहाँ आपने देखा अगेन एक प्रपोजिशन आया, उसके बाद टाइम फैक्टर आया, फिर एक वर्ब आया, फिर नॉमिनेटिव आया और उसके बाद प्रपोजिशन और प्लेस आई। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोलें, Ich wohne in Kiel seit 5 Jahren, तो वो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चली कि अगर आप टाइम फैक्टर को शुरू में मेंशन करें तो उस पूरे फ्रेगमेंट को आप एक ही हिस्सा कंसिडर करेंगे, तो उसके बाद फौरन वर्ब आता है और उसके बाद आता है नॉमिनेटिव। और ये आप किसी भी सेंटेंस में जब टाइम इंडिकेट करें तो इस पैटर्न को फॉलो करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और वो करेक्ट हैं। जैसे कि Seit 3 Wochen wohne ich in Hamburg, या फिर Seit gestern bin ich krank। तो इस तरह से आप टाइम फैक्टर को अगर शुरू में यूज़ करेंगे तो भी सेंटेंसेस करेक्ट होंगे और सुनने में भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगेन इस फ्रेगमेंट को आप बाद में भी लेके जा सकते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैंने ट्रेनबारिस वर्ब यूज़ करके बनाया है और उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया है जो कि एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब के मीनिंग में और ज़्यादा क्लैरिटी ऐड करता है। एग्जाम्पल है, Ich stehe meistens um 8 Uhr auf। मोस्टली मैं 8 बजे उठती हूँ। अब इस सेंटेंस को आप एक और तरह से प्लेस को इंडिकेट करके भी बता सकते हैं, जो कि है Hier in Deutschland stehe ich um 8 Uhr auf। इधर जर्मनी में मैं उठती हूँ 8 बजे। अब आपने नोट किया होगा कि इस सेंटेंस का पैटर्न और इस सेंटेंस का पैटर्न सिमिलर है। अब अगर हमने ये कहना है कि एक जर्मन किस तरह से इस सेंटेंस को मज़ीद अच्छी तरह इलाबरेट करके और दो सेंटेंसेस में कैसे स्प्लिट करके बोलेगा, वो हम अभी देखते हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि उसमें एक नेबनज़ात्स भी यूज़ होगा। Seit ich hier in Deutschland gekommen bin, stehe ich um 8 Uhr auf। अब आपने नोट किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें दो तरह के टेंसेस भी यूज़ हुए हैं। पहला है परफेक्ट और दूसरा है प्रेजेंस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब बिगिनर्स लेवल पे होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम आसवाई में जाते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी हमें बनाने आते हों, जैसे कि ये। लेकिन इन तरह के सेंटेंसेस को बनाने में और इनकी फ्लुएंसी डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और थोड़ा सा जहन में रखना होता है कि किस तरह से हमने सेंटेंस के रूल्स को फॉलो करके, ग्रामर को फॉलो करके ठीक ठीक सेंटेंसेस बनाने हैं। इस सेंटेंस में ये वाला पार्ट जो था ये नेबनज़ात्स है और ये मेन सेंटेंस है। नेबनज़ात्स अगर शुरू में आए तो फिर मेन सेंटेंस का वर्ब पहले लगता है और बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाद में लगता है। आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने एक सेंटेंस बनाया था जो कि था Ich lerne Deutsch। लेकिन अगर मैं अपने आप से पूछूं
warum lerne ich Deutsch? तो ये एक क्वेश्चन होता है, और जब आप वे फ्रागे के साथ एक क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है, उसके बाद आता है नॉमिनेटिव। तो ये पैटर्न फॉलो होता है एक क्वेश्चन बनाने के लिए जर्मन लैंग्वेज में। तो इसका मैं आंसर किस तरह से करूँगी, लेट्स सी। Ich lerne Deutsch, weil ich es möchte, weil es mir von Anfang an Spaß gemacht hat, weil ich B1 Prüfung schreiben wollte. Tja, weil ich irgendwann mal fließend sprechen will. तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने जर्मन ज़ुबान सीखी। अब यहाँ पर आपने पैटर्न नोट किया होगा कि सारे सेंटेंसेस वाइल से स्टार्ट हुए थे। अगर आपको नहीं पता कि वाइल कनेक्टर यूज़ करके किस तरह से सेंटेंस पैटर्न चेंज होता है, तो आप मेरी वाइल और वोल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक भी कर दूंगी। और फॉन अनफंग अन का मतलब है शुरू से ही, और प्रूफुंग श्राइबन तो आपको पता होगा एग्ज़ाम को लिखना, और इर्गन वन कहते हैं कभी एट सम पॉइंट इन टाइम ना, कि मैं फ्लुएंट बोलना चाहती हूँ। तो इसको हम अब ज़रा डाइसेक्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। इन सभी सेंटेंसेस में आपने यूज़ देखा वाइल का, और वाइल का मतलब है क्योंकि। और अगर आपने नोट किया हो तो मैंने ऑलमोस्ट बातें करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि हमने एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप बार बार किसी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न को प्रैक्टिस करें तो उसकी यूज़फुलनेस भी हमें पता चल जाती है। और उसके अलावा बहुत से हेल्पिंग वर्ब्स भी हमने यूज़ किए हैं। वैसे तो अगर आपने नोट किया हो तो इस सारी वीडियो में मैंने वर्ब्स को ग्रीन में मार्क किया है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुए थे, जैसे कि वोल्टे था, विल है और मोस्टे है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ करते हैं जुमले में तो क्या चेंजेस आती हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। Ich überlege momentan, wie ich euch schwere deutsche Sätze zeigen soll. Ja, Leute, wie wäre es, wenn ich euch ein Beispiel aus einer Zeitung hier gebe? Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. ये एग्जाम्पल मैंने ली है आज वाई के रीडिंग मॉड्यूल में से, और इसमें आपने नोट किया होगा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। पहले बताया गया है एक कोई शेफ़ है कि उनके यहाँ आपको मिलती हैं कुछ ऐसी डिशेस, von denen जिनके बारे में, man vorher noch nie gehört hat जिनके बारे में कभी किसी ने पहले नहीं सुना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के कनेक्टिंग वर्ड्स हमें इम्पॉर्टेंट है कि आने चाहिए। इस वीडियो में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे एक सेंटेंस के, कि किस तरह से आप जर्मन केसेस को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, टाइम और प्लेस के बारे में किस तरह से बता सकते हैं। उसके अलावा हमने शॉर्ट और लॉन्ग एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे, और ये भी देखा कि नेबनज़ात्स जब एक जर्मन बोलेगा तो वो किस तरह से बोलेगा। और आपने ये भी देखा कि सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न को फॉलो करके आप बहुत से डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्पोकन जर्मन को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं, किस तरह से उनको ब्रेक डाउन करके रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद की होगी ये समझने में कि किस तरह से आप जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो बना सकते हैं। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। ये चैनल और मेरी वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।